प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता के शीर्ष पद पर रहने के 24 साल पूरे हो गए। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार 7 सितंबर 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। उन्होंने इस मौके पर कहा कि आज ही के दिन मैंने पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। देशवासियों के निरंतर आशीर्वाद से मैं सरकार के मुखिया के रूप में अपनी सेवा के 25वें वर्ष में प्रवेश कर रहा हूं। बीजेपी के नेताओं ने इसे देश के लिए सौभाग्य का विषय बताया। पर बीजेपी नेता क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। आज का दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए और देश के लिए बड़ी खुशखबरी का दिन है। उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री की शपथ ली थी और आज 25 साल पूरे हो गए। हम सब उनको शुभकामना देते हैं। उम्मीद करते हैं कि लंबे काल तक वो भारत के प्रधानमंत्री रहें, क्योंकि उन्होंने सेवा ही धर्म है करके अपना पूरा जीवन देश को अर्पित किया है। गुजरात को संवारा था, अब देश को संवार रहे हैं। उनका तो देश सेवा, राष्ट्र सेवा बाल्यकाल से ही है। उन्होंने मुड़ के कभी देखा ही नहीं कि मेरा अपना कहाँ परिवार है। पूरे 140 करोड़ देशवासियों को अपना परिवार मानकर अपना राष्ट्र का सेवा उन्होंने किया है। और आज एक जगह पर मुख्यमंत्री बनने के बाद जो सरकार चलाते हुए जो जनता के बीच में प्रधान सेवक के रूप में उन्होंने कभी गुजरात के लिए काम किया तो कभी देश के लिए किया। आज पूरा देश उनके तरफ देखता है, पूरा विश्व उनके तरफ देखता है। आज विश्व के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री के रूप में निश्चित रूप से काम कर रहे हैं। लीडरशिप है उनके अंदर। वस्तुतः आज का दिन, जैसे वो मुख्यमंत्री के नाते पहली बार उन्होंने गुजरात पर शपथ ली थी और उसके बाद 3 बार लगातार गुजरात के मुख्यमंत्री बने। जब उन्होंने शपथ ली तब स्थितियां बहुत विपरीत थी और उसके बाद 3 बार वो देश के प्रधानमंत्री बन गए और इन सारे ही कार्यकाल में लगातार देश के लिए काम करने के लिए सबकी प्रेरणा का विषय वो बने हुए हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी आगे भी देश की सेवा करें। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, उनको स्वस्थ रखें, दीर्घायु रखें। दरअसल 7 अक्टूबर 2001 को ही पीएम मोदी ने पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। पीएम मोदी साल 2001 से 2014 तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। साल 2014 में उन्होंने देश के प्रधानमंत्री का दायित्व संभाला और उसके बाद लगातार तीसरी बार इस पद पर वो काबिज हुए। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का बड़ा बयान सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में ग्रीन पटाखे निर्माण की तो अनुमति दी है, लेकिन चलाने की अनुमति नहीं दी हुई है। ऐसे में उन्होंने कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय से जन भावनाओं और पर्यावरण के बीच संतुलन रखते हुए पटाखों की अनुमति दिया जाना ठीक होगा। इस पर विपक्षी नेताओं ने अपने बयान दिए हैं। उदित राज का कहना है कि पर्यावरण की संरक्षा जरूरी है, क्योंकि मानवता खतरे पर है। ऐसे में पर्यावरण के लिए जो कुर्बानी देनी पड़ी वो देना चाहिए। या रामलीला नहीं होती तो राम नहीं थे क्या? इन्वायरमेंट के लिए जो भी कुर्बानी देना हो करना चाहिए। जब चीफ मिनिस्टर ही कह रहे हैं कम से कम कपड़ा पहनना चाहिए लोगों को, कम से कम मकान बनाना चाहिए, कम से कम एसी इस्तेमाल करना चाहिए, पटाखा ही सही कम कर दें उससे। और जो जलाई जाती है, जो धान की खेती का जो जड़ें होती हैं जलाई जाती हैं, ये सब किया जाना चाहिए। यहाँ मानवता खतरे में है और इनको लगता है क्षणिक प्लेजर से पूरा धरती ही खतरे में पड़ जाएगी। तो इस तरह से सभी आर्गूमेंट देते गए जाएंगे। बहरहाल दिवाली आ रही है और इसमें लोग पटाखे जलाते ही हैं। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन पटाखों के निर्माण की अनुमति तो दी है, लेकिन उसकी बिक्री पर रोक लगाई हुई है। इस बीच मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का ये बयान सुर्खियों में है। सीजेआई पर हुए हमले को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान आया है। बेंगलुरु में कांग्रेस
अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई पर हुए हमले को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि घटना सुप्रीम कोर्ट में जो घटी, जिस तरह से CJ का अपमान किया गया, हम उसकी निंदा करते हैं। ये हम उसको कंडेम करते हैं और ऐसी माहौल, ऐसी विचारधारा अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस के पास होती है, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स के पास होती है, जजेस नहीं लॉयर्स, तो ये और उन्होंने अगर अपने पास का जूते निकाल कर फेंकता है तो ये खंडनीय भी है और ऐसे लोगों को सभी हमारे लॉयर्स, बार एसोसिएशन जो भी है, इसको तो कंडेम करना ही चाहिए। ऐसे आदमी को डिबार भी करना चाहिए। और जो वकील अपने आप को कहता है, वो वकील के विचारधारा ही अगर ऐसी है, क्या है विचारधारा? उसकी विचारधारा ये है कि जो मनुष्य को मनुष्य नहीं मानना चाहिए और महिलाओं को जो आज के जमाने में जो स्थान-मान मिलना है, वो उसको उनको वंचित करने का सिखाता है। और जो जिस धर्म की वो बात करते हैं, वो धर्म हजारों सालों से भारतीय पूरे मानव को गुलामी में रखा है। और भी आजादी आने के बाद 78 इयर्स होने के बावजूद भी अगर वही मानसिकता है, तो आप देखिए किस ढंग से इस देश को ऐसे वकील लोग चलाना चाहते हैं। मैं उन वकीलों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने कंडेम किया, जिन्होंने संविधान के तहत बात की, जिन्होंने फंडामेंटल राइट्स की हिफाजत के बारे में बोला। इसके लिए ऐसे संस्थाओं को, ऐसे वकीलों को, वैसे जो भी लोग हैं, उनका मैं धन्यवाद करता हूं। लेकिन जो लोग अभी भी मनुस्मृति और सनातन धर्म के नाम से ये जो लोगों का बुनियादी हक हरण हो रहे हैं, ऐसे लोगों को जरूर शिक्षा होना चाहिए। और जो लोग अननेसेसरी, अनावश्यक समाज में तनाव फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और शांति भंग करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को जरूर शिक्षा होना चाहिए। और मैं यही आशा करता हूं कि इस देश के जितने भी प्रगति पर विचारधारा के लोग हैं, जो लोग पुराने विचारधारा को कंडेम करते हैं और संविधान आने के बाद जो संविधान के विचारधारा को लेके और लोकतंत्र के विचारधारा को लेके आगे बढ़ते हैं या उसके लिए मर मिटते हैं, उनका मैं बहुत आभारी हूँ।
बिहार में विपक्ष का सीएम का चेहरा कौन होगा, महागठबंधन में इसे लेकर बहस छिड़ गई है। बिहार में चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है, लेकिन विपक्ष ने अभी तक सीएम फेस का ऐलान नहीं किया है। कांग्रेस ने अभी तक तेजस्वी यादव को सीएम पद के उम्मीदवार के लिए स्वीकार नहीं किया। हालांकि विपक्ष में अभी तक सीटों का बंटवारा चल रहा है। सीएम फेस को लेकर बीजेपी नेताओं ने विपक्ष पर तंज कसा है, पर टालमटोल कर चुके हैं। वहीं महागठबंधन नेताओं ने भी इस मुद्दे पर चुप्पी साधते हुए मीटिंग का हवाला दिया है। कोई आनाकानी नहीं कर रही है, जनता की आवाज सब सुन रहे हैं। जनता का जो मूड और मिजाज है लोकतंत्र में, वो हमारे लिए मायने रखता है। जनता ने फैसला ले लिया है कि हम बिहार में तेजस्वी सरकार बनाएंगे, इस बात से कौन इनकार कर सकता है। इसलिए हर चीज का फैसला हो चुका है। ऐसा कुछ नहीं है, महागठबंधन एक है और एक होकर के चुनाव लड़ेगा। जहां तक एनडीए का सवाल है, एनडीए में जितने भी घटक दल हैं वो विचारधारा से अलग अलग हैं। बिहार के सीएम फेस को लेकर महागठबंधन में खींचातानी जारी है। इसको लेकर एनडीए नेताओं ने तीखा हमला किया है। एनडीए नेताओं ने कहा है कि ये महागठबंधन की मूर्खता है कि चुनाव जीते नहीं हैं और सीएम पद के लिए लड़ रहे हैं। देखिए, गांव में हमारे कहावत है, बोलते हैं कि गांव बसा नहीं और चोर पहले से तैयार है। अरे पहले ये चुनाव लड़ लें, और चुनाव के पहले ही अभी नामांकन हुआ नहीं है, मुख्यमंत्री की इनकी लड़ाई चालू हो गई है। और वैसे भी ये कांग्रेस और यूपीए गठबंधन इनका जो भी है वो अपना वहाँ पे विपक्ष की स्थिति बना ले तो ये सौभाग्य है। वो तो एक एक योजना पर खींचतान होगी, एक एक पदों पर खींचतान होगी। जहाँ संस्कार ना हो, जहाँ अनुशासन ना हो, वहाँ सब कुछ संभव है। महागठबंधन में सीट शेयरिंग की बात हो या फिर सीएम फेस की, अभी तक कुछ भी पूरी तरह से साफ नहीं हो पाया है। मिली जानकारी के मुताबिक कांग्रेस ने कुछ जिताऊ सीटों की डिमांड की है, जो कि आरजेडी की प्रभुत्व वाली सीटें हैं। ऐसे में अब देखना ये होगा कि कांग्रेस किन शर्तों पर तेजस्वी यादव को सीएम फेस स्वीकार करेगी। बाढ़ से किसानों को नुकसान को लेकर पुणे में शिवसेना यूबीटी ने किया विरोध प्रदर्शन। महाराष्ट्र में बाढ़ के कारण किसानों को नुकसान को लेकर सरकारों की उदासीनता के बीच शिवसेना यूबीटी के कार्यकर्ताओं ने पुणे में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान पुणे शहर के अध्यक्ष संजय मौर्य ने कहा कि बाढ़ के कारण उनका पूरा जीवन तबाह हो गया है। महाराष्ट्र का शेतकरी के खेतों में जो बाढ़ आई है, उसका खेत पूरा बह चुका है, उसका पशुधन गया है, उसका घर गया है। तो सब गाय भैंस बैल जो उसको खेती में मदद करते थे वो भी मर चुके हैं। फिर भी ये सरकार अभी तक सोई हुई है, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो। शेतकरियों को मदद करने के लिए, उनके पास किसानों को मदद करने के लिए उनके पास पैसे नहीं है क्या? जिसके बलबूते पे ये जीते हैं, उनके बलबूते पे ये किसानों के वो खाते हैं। आज वो पूरे आपत्ति में है। वो आपत्ति पे रहने के बावजूद भी ये सरकार उनको मदद करना नहीं चाहती है। जब हमारी महाविकास आघाड़ी सरकार थी और मुख्यमंत्री उद्धव साहब ठाकरे थे, उन्होंने उसी टाइम अतिवृष्टि में जो किसान उनका नुकसान हुआ था, उनके लिए डायरेक्ट उनके खाते में पैसा जमा करके उनको मदद जाहिर की गई थी। इस ढंग का काम, इस कुटुंब के प्रमुख के जैसा काम, हमारे उद्धव ठाकरे जैसा काम ये देवा भाव मुख्यमंत्री क्यों नहीं कर सकते? खाली खुद के नाम के, खुद के फोटो के वर्तमान पत्र में जाहिरात अपने तीनों साथियों के साथ डालना चाहते हैं। आज भी वही जाहिरात पूरे पेपर में है, लेकिन वो अमाउंट अगर किसानों को खेतों में डायरेक्ट जमा करते थे तो किसानों को अच्छी मदद हो सकती थी। उसमें किसान अपने आप खड़ा हो सकता था। उसको मदद क्या चाहिए? उसका खेत, उसका घर और उसका पशुधन उसको मिलना चाहिए, वो उसका हक है और ये सरकार उसका हक देना नहीं चाहती। किसानों को हेक्टरी 50,000 अर्जेंट में उनके खाते में जमा करना चाहिए और सरसकट किसानों के ऊपर जो कर्ज है वो माफ करना, ये हमारी मांग है। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।